नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं अक्ष एवं निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, इन सब टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए, सबसे पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो देखो अभी हम नाम ले रहे हैं विद्युत द्विध्रुव, तो नाम से स्पष्ट है कि क्या होगा, कोई द्विध्रुव होंगे जिसमें क्या होंगे, विद्युतीय गुण होंगे। और द्विध्रुव का मतलब क्या है, द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब सिरे, यानी कि दो ध्रुव होने चाहिए और उसमें विद्युतीय गुण होने चाहिए। तो कैसे बनाएं हम, हमें पता है कि जो विद्युतीय गुण है वो किसके कारण आता है, आवेशों के कारण आता है। ठीक है, आवेशों के कारण आता है, इसलिए यदि हम दो आवेश, एक आवेश हमने ये लिया है और दूसरा आवेश हमने ये लिया है, अगर इन दोनों का परिमाण समान हो, यानी इसका भी कितना हो प्लस क्यू और इसका कितना ले ले माइनस क्यू, तो देखो परिमाण भी समान है और प्रकृति क्या है इनकी, विपरीत। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी मान लेते हैं कितनी है, 2a। सावधानी के लिए आगे जब गणनाएं करेंगे तो 2a लेना आसान रहता है, इसलिए हम यहाँ 2a मानते हैं। बाकी आप r, 2l, 2d कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि परिमाण में समान, दोनों का परिमाण क्या है, समान, तो परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से प्रभावी दूरी पर स्थित हो, तो ये जो निकाय है ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, देखो हमने परिभाषा लिखी है, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से प्रभावी दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो हमने प्रभावी दूरी क्यों ली है, प्रभावी दूरी से मतलब है यहाँ पर कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो एक दूसरे पर जो इनका आकर्षण बल है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास लेंगे तो हम गणनाएं कैसे करेंगे, इसलिए ये जो दूरी है ये एक प्रभावी दूरी होती है और उसी दूरी पर ये दोनों आवेश हमारे स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी रेखा है, दोनों आवेश है, इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाती है हमारी अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा यानी कि एक्सियल लाइन। ठीक है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखोगे आप, क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन। अक्षीय रेखा क्या हो गई, दोनों आवेशों के केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है वो कहलाती है हमारी अक्षीय रेखा। और जो ये अक्षीय रेखा है इसका जो मध्य बिंदु बनाएंगे हम, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं O, यानी कि यहाँ से भी दूरी कितनी होगी A और यहाँ से भी दूरी कितनी आएगी A। तो जो ये मिड पॉइंट है ये कहलाता है हमारा केंद्र बिंदु। क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। ठीक है, अब देखिए ये जो अक्षीय रेखा है इसके लंबवत, अक्षीय रेखा के लंबवत जो लाइन है ये कहलाती है हमारी निरक्षीय रेखा। निरक्ष भी बोल सकते हैं, निरक्षीय रेखा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है, विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो तीन चीज हो गई हमारे पास, दोनों आवेशों के केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है, अक्षीय रेखा का मध्य बिंदु केंद्र बिंदु कहलाता है, और अक्षीय रेखा के जो लंबवत रेखा है वो क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा। ठीक है, अब देखो जनरल लाइफ में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे HCl। HCl में देखो एक क्या होता है H+ और एक क्या होता है ये Cl-। ठीक है, इसके पास क्या है, एक धनावेश, इसके पास क्या है, एक ऋणावेश। इसका मतलब इस पे आवेश प्लस Q और इस पे आवेश माइनस Q, तो समान आवेश हो गए, प्रकृति क्या है, विपरीत। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विद्युत द्विध्रुव का। इसके अलावा देखिए NaCl। ठीक है, तो इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, विद्युत द्विध्रुव के।
अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के बाद हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो सबसे पहले तो कि है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आवश्यकता क्यों हुई। तो हमने अभी विद्युत द्विध्रुव बनाया था। विद्युत द्विध्रुव में क्या था, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। तो हम कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में क्या होगा, कूलाम के नियम से देखें तो आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकृति है। तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युतीय गुण आ जाएंगे। तो इन विद्युतीय गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें एक नई टर्म की आवश्यकता होती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये दोनों जो आवेश है इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। तो आपको पता है परिमाण में क्या है, दोनों समान है, तो किसी भी एक आवेश का क्या लिख लेंगे हम, परिमाण, और इनके मध्य की जो दूरी है 2a, उसका क्या कर देंगे, उसके साथ गुणा। तो इसका मतलब ये हो गया कि q मल्टीप्लाई 2a, ये क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको लिखते हैं छोटे p से। तो p बराबर हो गया q इंटू 2a, यानी p बराबर 2qa। ठीक, तो परिभाषित कैसे करेंगे हम परिभाषा कैसे देंगे इसकी, देखो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, हमने यहाँ भी यही कहा है कि किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई, यहाँ हमने लिख रखी है। मैथमेटिकल रूप में क्या लिखेंगे, P बराबर 2qa। अब देखो जो हमारा P होता है ये क्या है, एक सदिश राशि, क्या है, एक सदिश राशि। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। तो दिशा तो हमारी इस अक्ष की दिशा में ही होती है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि किस दिशा में होगी। इसका मतलब माइनस से प्लस की तरफ होगी या प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि हमने जब E बनाया था तो E की दिशा किधर बनाई थी, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो P की दिशा है वो क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो अगर हम दिशा बनाएं तो दिशा किधर हो जाएगी, ये माइनस है, ये प्लस है, इस दिशा में P वेक्टर या P कैप। तो यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, हमारा वेक्टर, और ये ठीक है, दिशा किधर हो गई, माइनस से प्लस की तरफ। अब अगला देखिए इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक देखो 2 का कोई मात्रक नहीं होता, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, A क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसका मात्रक हो गया हमारा कूलाम मीटर। ठीक है, CM, कूलाम मीटर, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। अब देखो इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र मात्रक से बना लेते हैं। कूलाम क्या है, आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है A1T1। मीटर क्या है, दूरी, दूरी का क्या होता है L1। एक साथ लिख देते हैं, m की टर्म है नहीं है तो m0 L1 T1 A1। ये क्या हो गया इसका विमीय सूत्र। तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सबसे पहले तो परिभाषा हो गई, परिमाण में समान आवेश है इसलिए हम क्या लेंगे, इनका परिमाण लेंगे। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर दूसरा हमने क्या कहा है कि ये सदिश राशि है, सदिश राशि तो दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। दिशा पढ़ ली। अब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अगर हम बनाएं तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ बनेगा। इसके बाद इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक क्या है, कूलाम, A का मात्रक क्या है, मीटर, कूलाम मीटर। और इसी से हमने क्या निकाल लिया, विमीय सूत्र m0 L1 T1 A1। तो ये क्या हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अणु हैं जिनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो तो शून्य होता है, और ऐसे कौन कौन से अणु हैं जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। तो उस हिसाब से जो अणु है हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है हमारे ध्रुवीय अणु और एक है हमारे अध्रुवीय अणु। तो हम आगे देखते हैं कि ध्रुवीय अणु क्या है और अध्रुवीय अणु क्या है। तो देखिए ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं
ऐसे अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों का जो केंद्र होता है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे स्थित होता है। मतलब देखिए, जैसे हमने बनाया था अभी HCl, तो इसका जब H प्लस बनाएंगे और क्या बनाएंगे Cl माइनस, तो धनावेश का जो ये धनावेश है तो इसका जो केंद्र है वो तो यहाँ होगा, और जो ऋणावेश है उसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब ये जो धनावेश और ऋणावेश है इनके केंद्रों के मध्य क्या हो जाती है, कुछ दूरी आ जाती है। तो ये अगर दूरी है तो ऐसे अणु क्या कहलाएंगे, हमारे ध्रुवीय अणु। ठीक है, तो ये हमारा क्या था H प्लस और ये क्या है हमारा Cl माइनस। तो HCl किसका एग्जाम्पल है, ध्रुवीय अणुओं का। ठीक है, अब देखो ये हमने कह दिया ध्रुवीय अणु है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, कुछ दूरी है इनके बीच, इसका मतलब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि हम द्विध्रुव आघूर्ण को क्या परिभाषित कर रहे थे कि P वेक्टर इक्वल्स टू क्या है 2QA। तो यहाँ ना तो Q 0 है ना A 0 है, इसका मतलब इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि P वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ध्रुवीय अणुओं में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण का मान पाया जाता है। एग्जाम्पल देखो NaCl इसी का एग्जाम्पल है, H2O। अब H2O में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे H2 यानी कि एक तो हमारा होगा 2H प्लस और दूसरा होगा हमारा O माइनस 2। तो यहाँ कितने आवेश है +2 और यहाँ कितना आवेश है -2। तो किसका निर्माण हो गया, द्विध्रुव का निर्माण हो गया। तो H2O भी किसका एग्जाम्पल है, ध्रुवीय अणुओं का। तो ध्रुवीय अणु क्या हो गए, ऐसे अणु जिनमें धनावेश का और ऋणावेश का जो केंद्र होता है उनके मध्य कुछ दूरी पाई जाती है, इसलिए इन अणुओं को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय अणु कहा जाता है। अब देखिए अध्रुवीय अणु क्या होगा, इनमें तो कुछ दूरी होती है, अध्रुवीय अणुओं में बिल्कुल भी दूरी नहीं होती है, यानी कि धनावेश का और ऋणावेश का जो केंद्र बिंदु होगा वो एक ही बिंदु पर संपाती होंगे। तो ऐसे अणु क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय अणु, यानी कि यहाँ पर कोई ध्रुव का निर्माण नहीं हो रहा, ना तो प्लस सेपरेट हो रहा है ना माइनस सेपरेट हो रहा है, इसलिए ऐसे अणु हमारे क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय अणु। और इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा CO2 है, CO2 क्या है हमारा अध्रुवीय अणु है। फिर देखो CH4 जो मेथेन है वो भी क्या है, हमारी अध्रुवीय अणु है। अब देखो अगर इन अध्रुवीय अणुओं को किस में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र में, यानी कि E, तो E लगाने पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके जो केंद्र है ये प्लस और माइनस, जैसे देखो ये प्लस है और यहीं पे क्या है मान लो माइनस है, ये प्लस है यहीं क्या है माइनस है, ये प्लस इसके साथ ही मैंने क्या बना दिया माइनस। अब जैसे ही हम इस पे क्या लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच थोड़ी सी दूरी आ जाएगी, और दूरी आने के कारण किसका निर्माण हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाएगा। और जैसे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा किसकी वैल्यू पैदा हो जाएगी, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, अध्रुवीय अणु है उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि E लगाने पर इनमें विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। जिसे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रेरित विद्युत द्विध्रुव बन गया है तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो वैसे तो अगर यहाँ देखें तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान क्या होगा, 0, क्योंकि दूरी है ही नहीं है बीच में। जब दूरी का मान 0 है तो दूरी का मान 0 करते ही P का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अध्रुवीय अणुओं के लिए P वेक्टर का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर, क्योंकि इनमें क्या पैदा हो गया है, विद्युत द्विध्रुव का गुण, इसलिए
द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, इसलिए वहां पर कुछ द्विध्रुव आघूर्ण का मान पाया जाता है। ये कब है? जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय अणु कौन से हैं और अध्रुवीय अणु कौन से हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।